इंस्टेंटेनियस हाँ हाँ। वेलोसिटी। बोला था क्लोज्ड पाथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों जीरो होगी, जरूरी नहीं है ना? क्या हुआ, इसमें डाउट है? जैसे मतलब कैसे जीरो नहीं। देखो बेटा, इमेजिन करो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ है ना? पार्टिकल पॉइंट ए से शुरू हुआ, घूम फिर के वापस पॉइंट ए पे आ गया, मतलब क्लोज्ड पाथ है ना? इसमें किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं पार्टिकल को देखूं तो वो इधर जा रहा होगा। ये यस। ये वेलोसिटी जीरो है क्या? नहीं है ना। बस कहानी खत्म, इतना ही तो बात है। यस। पूरे इंटरवल के लिए जीरो हो जरूरी नहीं है, इंटरवल में कम से कम एक बार जीरो, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार भी ये वेलोसिटी जीरो हुई क्या? नहीं हुई ना। फिर भी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई यहाँ पे पॉइंट ए तक वापस पहुंचा तो, है ना? यस। आगे बढ़े, सर और एक डाउट है मेरा। बोलिए तो वेक्टर से बोलिए बोलिए। सर लॉ कोसाइन जो है ना, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D, हम्म। इसमें सर जेड जेड एक्सिस का जो एंगल है सर वही समझ में नहीं आ रहा। दिख नहीं रहा है ये बोल रहे हो, थ्री डी में दिख नहीं रहा है? हाँ सर, हाँ नहीं सर, जेड 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 और रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल फॉर्म कर रहा है हाँ हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा। वही तो दिख नहीं रहा ना, मतलब आपको थ्री डी में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बेटा ये जेड एक्सिस है, ठीक है, मान लेते हैं ये जेड एक्सिस बाहर आ रही है ना बेटा? हम्म। हाँ सर। अब मान लेते हैं जो वेक्टर है आपका वो कुछ ऐसा है। अब ये ध्यान दीजिए, ये वेक्टर आपके इस स्क्रीन के प्लेन में है क्या? नहीं, उससे थोड़ा बाहर आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो मैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसे सर्कल बनाता हूं तो लग रहा है कि प्लेन का एंगल है ना? लेकिन ये लाइन तो इस प्लेन में है नहीं, तो मैं इसी आर्क को थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा, देखिएगा, यहां से थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा। अब लग रहा है कि ये लाइन थोड़ी बाहर आ रही है, येलो वाली। हाँ सर। ये भी दिख रहा है कि थोड़ा बाहर आ रहा है, हाँ, है ना? हम्म। हाँ सर। और उसके बाद इस लाइन और जेड एक्सिस के बीच में ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये तीसरा एंगल हो गया, दिख रहा है? यस सर। इस एंगल को अल्फा बोला, इसको बीटा बोला, और इस एंगल को बोला गामा। देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा ना? यस सर। बस यही है, इनको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन एंगल्स बोलेंगे। इसके बाद नहीं सर, मैं बोल कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है, हाँ, ये एक नाम नाम कर रहे हैं, मीनिंग एंगल कर रहे हैं। फिर वापस नया बना लेता हूँ आपके अकॉर्डिंग, क्या बोल रहे हो? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई। एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है, हाँ वाई एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है, और जेड एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है। हाँ सर येलो लाइन वो रिजल्टेंट वेक्टर है। हाँ तो अगर हम उसे एंगल में लिखना चाहें तो वो ना कि एक्स इक्वल टू ए cos अल्फा, हाँ अगर वो हाँ हाँ। एक से तो ऐसे सर ए जेड को ए cos गामा लिखते हैं, अगर जेड और रिजल्टेंट वेक्टर का काम है सर, वही समझ में नहीं आ रहा है। देखो, तो किसी में कैसे एंगल आप बोल रहे हो डिराइव फॉर्मूला करें। कैसे आया, वो एंगल का वो वैल्यू कैसे है, ये हाँ बोलना सर, चाहते हैं। हाँ सबसे पहले तो मैंने आपको कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं। अगर आपको ए कॉस अल्फा कैसा है वो भी समझ नहीं आया, सच्चाई यही, क्योंकि आप ए कॉस अल्फा तब आपको समझ में आएगा अगर आप इसको 2D एंगल मान लो। मैंने आपको कभी हाँ डिराइव सर, करके दिखाया ही नहीं। वही इससे वही कंफ्यूज मैं होता कह रहा हूँ मैंने आपको कभी डिराइव करके दिखाया ही नहीं, ठीक है? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। यही क्यूब था ना? हम्म। है। यस सर। एक काम करिए, इस पॉइंट को मैं ओ बोल दे रहा हूँ,
इस पॉइंट को मैं इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ और इसको सी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। अब मैं इस पॉइंट को बोल दे रहा हूँ डी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ओसी प्लेन है, ओसी लाइन है, इज नॉर्मल टू, मैं काम करता हूं इसको मैं पी और इसको क्यू भी बोलता हूं। प्लेन क्यू डी पी सी, हाँ या ना बताइए। यस सर। क्योंकि जेड एक्सिस बाहर आ रही है और क्यू डी पी सी आपकी स्क्रीन के पैरेलल है ना। हाँ सर। अब देखो, दिस मीन्स ओ सी इज परपेंडिकुलर टू डी सी, हाँ या ना। क्योंकि ये ओसी लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस प्लेन में खींची हुई किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर है। आप एक काम करो, एक पेपर के परपेंडिकुलर एक डंडा खड़ा कर दो, उस पेपर में कोई भी लाइन खींचो, ये जो डंडा होगा उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? यस। हाँ सर होगा। सो ओसी इज परपेंडिकुलर टू डीसी। नाउ कंसीडर ट्रायंगल ओ डी सी। ट्रायंगल ओडीसी कैसा है? ये रहा ओ, ये रहा सी और ये रहा डी। क्योंकि इसमें ओ सी डी, ये वाला एंगल कैसा राइट एंगल है। यस सर। ओडी कितना है? ओडी है सर ए, राइट। ओसी कितना है? ए जेड, दिख रहा है? ओसी कितना है? ए जेड। ओडी कितना है? ए, है ना। हाँ सर। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? गामा, है ना। यस सर। तो क्या बना, आया कि नहीं आया? ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा, आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। सिमिलरली अलग अलग प्लेन्स कंसीडर करके आप बाकी चीजें भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ओके सर ठीक है। सर हाँ। सर आप एरर विद पावर में जो बोले थे सर, q इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर m बाई c टू द पावर n, तो सर उसका रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है सर, तो वो कैसे हो रहा है सर, एक बार बोलिए। देखो यार, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट में ऐड हुआ, प्रूफ कराया था। यस सर। पावर का मतलब क्या हो, उतनी बार ऐड कर दो, यस सर। और क्या। सर तो मतलब अगर डिवाइडेड रहेगा तब भी ऐड ही होगा। डिवाइड में भी ऐड ही होता है। एक तो मैंने वो बताया, दूसरा जो प्रॉपर तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार मैं बता दूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे मुझसे किसी ने ग्रुप वगैरह में, जो बिना डिफरेंशिएशन के नहीं होंगे, मैंने उनका आंसर नहीं दिया। ठीक है, यस सर, मैंने पूछा अच्छा था। आप ही ने पूछा, ओके। आगे बढ़े। चलो फिर, हम पढ़ रहे थे मोशन, है ना। मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ चुके थे हम? डेफिनेशन देख चुके थे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह वगैरह, और इनके ऊपर ट्रू फॉल्स देख चुके थे। तो कॉन्सेप्चुअल सारा कवर कर लिया था, है ना। यस सर। यस ट्रू एंड फॉल्स में आपको एक चीज सिखा दूं, बार बार मैंने पिछले क्लास में बोला था, फिर से बता देता हूं। कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स, ट्रू अगर किसी को प्रूव करना है तो ये मेहनत का काम है। ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग मैथमेटिकली कि हाँ ये चीज हमेशा ट्रू होती है, या फिर थ्योरेटिकली कि हाँ ये चीज डेफिनेशन के हिसाब से इसलिए ट्रू है। ठीक है, बट अगर फॉल्स प्रूफ करना है तो क्या करना मालूम है? वी जस्ट नीड टू फाइंड वन एग्जाम्पल वेयर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर एक जगह गलत है तो वो गलत है। कोई आदमी जीवन में एक बार झूठ बोल दिया ना तो झूठा है वो। समझ में आई बात? है ना, बोलो।
तो ये इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई आप बोलो, मैंने कई लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि देखो इस सिचुएशन में इस सेंटेंस गलत हो गया इसलिए फॉल्स है, बोलते सर इस सेंटेंस में इस सिचुएशन में सही भी तो इसलिए ट्रू है। ऐसा नहीं होता आर्ग्यूमेंट। अगर एक सिचुएशन में गलत हो गया तो फॉल्स है, कहानी खत्म। समझ में आई बात? यस हम्म। अगर मैं बोलूं मैं रोज सवेरे 4 बजे उठता हूं और मैं हफ्ते में एक दिन 5 बजे उठ गया, मतलब मैंने झूठ बोला। समझ में आई बात? यस ठीक है। हाँ, तो मस्ट में अगर लिखा हो समथिंग मस्ट बी दिस मस्ट बी इक्वल टू दैट, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड वन एग्जांपल। बट अगर लिखा हुआ है इट मे बी, मे का मतलब क्या हुआ? हो भी सकता है, लगता है नहीं भी हो सकता हाँ, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर लिखा गया कि क्वांटिटी ए मे बी इक्वल टू बी, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड वन एग्जांपल जिसमें कि ए बी के इक्वल हो गया, देन दैट विल बी ट्रू। ध्यान दीजिए, मैंने बोला मैं रोज सवेरे 4 बजे उठता हूं और मैं संडे को 5 बजे उठा, तो मैं झूठा हूं, है ना? मैंने बोला मैं 4 बजे उठ सकता हूं, तो मैं हफ्ते में एक दिन भी 4 बजे उठ गया, बाकी सब दिन मैं 10 बजे उठा, तब भी मैं सच्चा हूं। हाँ या ना? यस सर, बस यस यही वाली बात। ठीक है। यस सर, आगे बढ़े। यस सर। सो मे और मस्ट वाला बात क्लियर है, जो भी है ट्रू एंड फॉल्स में। अब हम लोग करेंगे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप में से कुछ लोगों ने पहले भी कर रखा होगा, बट अगर पहले से कर रखा है तो दोबारा सुन लीजिएगा, बीच में बोलिएगा मत। ठीक है। अ ट्रक travels between two cities A and B. During its travel from A to B, it has an average velocity of 60 kilometer per hour, and during return journey its velocity is 40 kilometer per hour. Find the average velocity for entire journey. बोलिए तो रिटर्न जर्नी का एवरेज वेलोसिटी, क्या? रिटर्न जर्नी का एवरेज वेलोसिटी। जी मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा था, आपको लिखा ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी इट्स वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वेलोसिटी कौन सा है? एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? एवरेज। एवरेज है, क्योंकि ड्यूरेशन के लिए हो गया ना ये। एक ड्यूरेशन के लिए जो वेलोसिटी होगी मतलब क्या है? एवरेज है। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। बताइए इसका आंसर, जल्दी 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 जल्दी। आंसर है 0। समझ में आया? यस है ना? 0 है ना? यस। ओके। दूसरा,
in the previous question find average speed, निकालिए। जल्दी जल्दी निकालिए। बोलो भाई। ऐसे लिखी हो 50 मीटर पर सेकंड आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। कैसे निकाला सर? निकाला v एवरेज इज इक्वल टू 60 प्लस 40/2 इज इक्वल टू 50, है ना? यही है ना? ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कभी फॉर्मूला सिखाया क्या कि v एवरेज का फॉर्मूला u प्लस v/t होता है? ये फॉर्मूला ही गलत है। ये फॉर्मूला एक ही केस में वैलिड है, इट इज वैलिड ओनली इफ, कब वैलिड है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अदरवाइज ये फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है? एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ एक फॉर्मूला है, क्या है? एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, क्या है वो? कोई बताएगा? टोटल या वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड चाहिए ना, तो यहाँ पे v से स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आई बात? यस मैं बार बार वेलोसिटी बोल दे रहा हूँ, स्पीड बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है? एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला, क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट्स इट। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? इस क्वेश्चन में सर ना डिस्टेंस दिया ना टाइम दिया है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, आपको पता है ना, सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, ये पता है ना आपको? यस तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा किसी न किसी क्वांटिटी को, और कोई उपाय है नहीं। ये लास्ट क्लास में सिखाया था। किसको अज्यूम करोगे? मिनिमम क्वांटिटीज को अज्यूम करके मैक्सिमम चीजें निकालने की कोशिश करोगे। कैसी चीज अज्यूम करनी चाहिए? जो अलग अलग सिचुएशन में सेम हो। ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऊपर वाला तो हमने कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन, उसका आंसर भी है ना। मैं यहाँ बोलूंगा कि देखो भैया, हम पहले तो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है? डायग्राम बनाने के बाद चर्चा करेंगे कि करना क्या है आखिरकार, और क्या अज्यूम करेंगे ये भी हम डायग्राम में ही डिसाइड करेंगे। ये रहा मेरा सिटी ए, ये रहा सिटी बी। ठीक है? यहां से ए से बी जाता है ये 60 किलोमीटर पर आवर से, लेट्स कॉल इट v1, और लौटता है 40 किलोमीटर पर आवर से, लेट्स कॉल इट v2। एंड लेट्स ऑल्सो अज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज टू बी डी। ये हमने डिस्टेंस क्यों अज्यूम किया? क्योंकि जाते वक्त और आते वक्त दोनों सिचुएशन में ये डी कॉमन रहने वाला है, हाँ या ना? तो हमेशा उस चीज को अज्यूम करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस में कॉमन हो। ठीक है बेटा? तो जाने में लगा लेट से टाइम t1, आने में लगा लेट से टाइम t2, तो मैं क्या बोल सकता हूं? t1 इज इक्वल टू d बाय v1 एंड t2 इज इक्वल टू d बाय v2। देयरफॉर v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, कितना? जाने का टाइम डिस्टेंस डी, आने का डिस्टेंस डी, 2d अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? 2d अपॉन d बाय v1 प्लस d बाय v2, दैट इज इक्वल टू आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दैट इज इक्वल टू
2 into 40 into 60 upon 40 plus 60 that is equal to 48 किलोमीटर पर आवर. 50 नहीं आ रहा, 48 आ रहा है. ठीक है बेटा. यस सर, मतलब हम लोग डिस्टेंस को सेम के निकाल देते हैं. डिस्टेंस को सेम लिए क्या? डिस्टेंस तो सेम होगा ना. ए से बी जाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, बी से आने में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ना. इसलिए उसी क्वांटिटी को एज्यूम करो जो अलग अलग सिचुएशंस में सेम है. सबसे बेसिक लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सबसे बेसिक. यहां से शुरुआत होती है. ठीक है, आगे बढ़े. तो आपको एक चीज बता दूं, ये 60 और 40 का एवरेज 48 जो आया ना, ये क्वेश्चन कभी 60 40 देके 48 पूछा, कभी 60 48 देके 40 पूछा, कभी 40 48 देके 60 पूछा. ये क्वेश्चन, मैं राजस्थान से हूँ तो इसलिए राजस्थान का पता है. राजस्थान का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था ना, RPET होता था, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग, RPET, हाँ, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट. ठीक है, ये था RPET. इसमें ये यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ 10 इयर्स तक कंटिन्यूसली. समझ में आई बात? मतलब ये हालत हो गई थी, टीचर याद करने लगे थे 60 40 देखो तो 48 आंसर मार देना, 60 48 देखो तो 40 आंसर मार देना, सोचना ही मत. ठीक है, 10 साल तक लगातार आया क्वेश्चन. ठीक है बेटा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक है और कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है. क्या कि भैया एवरेज हर बार दिस प्लस दिस बाय 2 नहीं होता है ना. आगे बढ़े. यस सर. यस आई कैनॉट स्ट्रेस एनफ. बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता इस बारे में. आगे बढ़ूं. देखो, तो हमारे पास कार का एवरेज. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार travels at 60 kilometer per hour for some time and then travels at 40 kilometer per hour for same interval of time. Find its average speed. निकालिए. सर 50 होगा. 50 होगा. 50 होगा. टाइम इंटरवल सेम है तो टाइम सेम दे दो, तो एक का डिस्टेंस ठीक है. 52. क्या लिखेंगे? लेट्स से कॉमन टाइम इंटरवल भी टी. क्यों? जो अलग अलग सिचुएशन में कॉमन है उसी को अज्यूम करते हैं ना. इंटरवल बी टी. देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60t प्लस 40t. देयरफॉर एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? L बाय टाइम टोटल कितना है? 2t. दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, है ना. कोई दिक्कत?
इसमें तो दिक्कत नहीं हुई ना, ये तो आसान ना, ये तो आसान थे, ये तो आसान है ना। यस सर। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ध्यान दीजिएगा, पिछली में डिस्टेंसेस सेम थे तो एवरेज अलग आया था, इसमें टाइम सेम है तो एवरेज वही आया जो आपको एक्सपेक्टेड है। तो रटना नहीं है कि 60-40 देखेंगे तो 48 मार्क कर देंगे, क्योंकि आंसर 50 भी हो सकता है ना। यस आगे बढ़े। यस। ओके, अगला है एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्या है कि क्या ही न्यूमेरिकल बनते हैं। और इसमें बीच बीच में काट दो। एग्जाम्पल लिख लो। देखो, ए बी इज इक्वल टू बी सी, टाइम इन मूविंग फ्रॉम बी टू एक्स is equal to time in moving from x to c. Find average velocity. क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सॉल्व करिए। सर किसके बीच का एवरेज वेलोसिटी? फॉर मेंशन नहीं है तो कंप्लीट मोशन के लिए, ठीक है ना। ओके सर। सर 48। सही है। देखो भाई, लेट्स कंसिडर टी बी टू एक्स इज इक्वल टू टी एक्स टू सी इज इक्वल टू लेट्स से T2 मान लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 35 T2 प्लस 45 T2 इज इक्वल टू D. यस सर। दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू D बाय 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर, नंबर नहीं लिख रहा, मतलब यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये T2 आ गया। टाइम इन मूविंग फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू लेट्स से T1 मान लिया, है ना। सो T1 कितना हो गया, D बाय 60,
यस टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस 2t2, t1 प्लस t2 प्लस t2। यस Therefore, V average is equal to D upon T, that is equal to T, 2D upon D ना, 2D upon T कितना है, T1 है D बाय 60 प्लस 2T2 मतलब D बाय 40, जिसको आप कैलकुलेट करके तो आ जाएगा कितना, 48 किलोमीटर पर आवर। सर हम लोग पहले बी से सी का एवरेज निकालते हैं, फिर ए से सी का एवरेज निकालते बिल्कुल निकाल सकते हो, पर उसमें ज़्यादा मेहनत है, इसमें कम मेहनत है। हैं। आगे बढ़े। चलो फिर मोशन के एग्जाम, एवरेज वेलोसिटी और इस पे कुछ खास एग्जांपल्स बनते नहीं है, थ्योरी जानना बहुत जरूरी है इसकी, जो हमने अच्छे से कवर कर लिया है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे चलेगा, देखिए। मोशन यूनिफॉर्म कब है, कोई बताएगा, पढ़ा होता है आप लोगों ने। Yes, क्या when होगा, an object covers equal distance in equal interval. नहीं, आपने दो चीजें मिस कर दी। When object covers equal distances in equal intervals of time along a straight line without changing its direction, और मतलब आपने पहले तो मूव चेंज मिस कर दिया क्या, कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या मिस करी, नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल बी, नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल बी, कितना भी छोटा टाइम इंटरवल ले लो, टाइम इंटरवल्स ले लो, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई बोले कि 0 से 1 सेकंड के बीच में डिस्टेंस डी ट्रेवल करता है, 1 से 2 सेकंड के बीच में फिर से डिस्टेंस डी ट्रेवल करता है, 2 से 3 सेकंड के बीच में फिर से डिस्टेंस डी ट्रेवल करता है, तो बताओ ये मोशन यूनिफॉर्म है कि नो, क्या जरूरी है मोशन यूनिफॉर्म है, तो आप बोलोगे नहीं जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, हो सकता है 0 सेकंड से लेके 1 सेकंड के बीच में एक बार स्पीड इंक्रीज करके डिक्रीज होती है, फिर 1 से 2 के बीच में फिर से इंक्रीज होकर डिक्रीज होती है, 2 से 3 के बीच में फिर से इंक्रीज होकर डिक्रीज होती है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। Yes, sir, हो सकता और हर बार डिस्टेंस ट्रेवल जो इक्वल आ जाता है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होना चाहिए, ये 1 सेकंड का इंटरवल नहीं, आप कितना भी छोटा इंटरवल ले लो, डिस्टेंस ट्रेवल शुड बी, मतलब उन इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए। समझ में आई बात। Yes, सर हम लोग अभी तक से सो इसमें आप क्या बोलोगे, ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म के लिए अब आपको क्यों इतना ध्यान रखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट क्या, वेलोसिटी वेक्टर, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात, बहुत है इतना। जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है वो यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी अगर वेरी कर गई, चाहे डायरेक्शन चाहे मैग्नीट्यूड चाहे दोनों, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आई बात। वेरिंग वेलोसिटी, समझ में आई बात। अगर वेलोसिटी वेरी कर गई तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर कांस्टेंट रही तो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहां पे बात आती है फिर किसकी, एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन क्या होता है? हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं वेरिंग वेलोसिटी के बारे में। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें भी आपका एवरेज एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? तो सर एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाय टाइम, है ना। और आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, हर बार की तरह इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, बेसिक तो पढ़ चुके हैं, dv बाई dt। यस समझ में आई बात? यस तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये रहेगा, एवरेज एक्सेलरेशन ये रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर अब जब एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ एक और चीज पढ़ लेंगे, क्या? रिटार्डेशन। क्या पढ़ लेंगे? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? सर बस एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं, अपोजिट। कई लोग बोलते हैं रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये गलत है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अपोजिट टू वेलोसिटी। इसलिए अगर आपने वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी नेगेटिव ले रखी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में रिटार्डेशन होगा। समझ में आई बात? यस आया ना? सर मतलब वेलोसिटी को अगर पहले से नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव हाँ हो सकता हाँ। रिटार्डेशन का सीधा सा मतलब क्या है? एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अपोजिट टू वेलोसिटी। नेगेटिव एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन आल्सो कॉज रिटार्डेशन अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो, ठीक है। आगे बढ़े। है। यस सर रुक जाइए। यस सर हो गया? चलो फिर तो बात करते हैं फिर एक एग्जांपल लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव पोजीशन, नेगेटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। गिव एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। दूसरा इसी का, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव पोजीशन, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आया क्वेश्चन? सर पॉजिटिव और नेगेटिव पोजीशन मतलब पोजीशन मतलब क्या? पोजीशन पॉजिटिव होनी चाहिए, और क्या? बात समझो, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कहना क्या चाहता है? पहला वाला, फर्स्ट वाले के इस बारे में बात करते हैं। कहना क्या चाहता है? यहां पे खड़ा है ऑब्जर्वर, ठीक है। इसने बोला इधर मेरा प्लस डायरेक्शन है, इधर मेरा माइनस डायरेक्शन। बोल रहा है पोजीशन पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल यहां खड़ा है ना। वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी इधर है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव
समझ में आई बात? अब ऐसा ये हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं हाँ, अब सुनो, सुन तो लो बात को यार। अब आपने ये सिचुएशन देख ली कि ये बनानी है रियल लाइफ में, बहुत सिंपल सी बात है। अ कार ट्रेवलिंग टुवर्ड्स यू अप्लाइंग ब्रेक, आया ना? देखो, रिटार्डेशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी? जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करेगा। समझ में आई बात? yes sir. हम्म, क्लियर है ये डायग्राम बनाने का तो कुछ बचा ही नहीं। कार ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू व्हाइल अप्लाइंग ब्रेक्स, आपको बचाने के लिए, है ना? दूसरा कह रहा है नेगेटिव पोजीशन, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है? इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूं, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव वेलोसिटी तो ये रही वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इधर आ गया। ओ भाई, आया ना? बस आपने साइन कन्वेंशन चेंज किया है। यहाँ पे क्या है, आप कार की तरफ देख रहे हो, यहाँ आप कार से अवे देख रहे हो। कार मूविंग टुवर्ड्स योरसेल्फ फ्रॉम फ्रंट हो गया फर्स्ट एग्जांपल, कार मूविंग टुवर्ड्स योरसेल्फ फ्रॉम बिहाइंड हो गया सेकंड एग्जांपल, है ना? अगर आपने अपने सामने को पॉजिटिव और पीछे को नेगेटिव मान रखा है तो, आया ना? समझ में आई बात? तो दोनों एग्जांपल सेम टू सेम है, सिर्फ साइन कन्वेंशन का फर्क है, ठीक है? और दोनों ही केस में, यहां देखिए, इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। और दोनों ही केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों ही केस में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। किसी को आपत्ति? समझ में आ गई बात? बस उसको वेलोसिटी को डिक्रीज करना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइन कन्वेंशन। सेम सिचुएशन में आप एक्सेलरेशन नेगेटिव मान सकते हो, कि नहीं मान सकते? बस आगे बढ़े। बचपन से कितना गलत पढ़ाया गया ना आप लोगों को स्कूल में। हम लोग को मतलब एक ही चीज पकड़ के उसी को पूरा करते हैं, उसके अंदर चलो आगे बढ़े। सिर्फ कॉपी होगा। चलो अब बात करते हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेसिकली इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? इसमें हम चर्चा करेंगे अबाउट न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है? अब इसके जो डेरिवेशन है वो दो तरीके से होते हैं। एक तो है यूजिंग ग्राफ्स, है ना? ये हम लोग क्लास 9 में सीख चुके हैं, सीखेंगे नहीं सीखे? भूल गए अलग बात है, सीखे तो थे, ठीक है, याद है, अच्छी बात है, लेकिन भूल भी गए हो तो कम से कम एक बार सीखे तो थे, है ना? दोबारा सीखेंगे, चिंता ना करो। दूसरा डेरिवेशन होता है यूजिंग कैलकुलस। ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं, है ना? कैलकुलस हम लोगों का दूसरी क्लास में चल रहा है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं कराऊंगा डेरिवेशन, और अच्छा रहेगा वो डेरिवेशन। फिर अब इस चैप्टर के एंड में होगा, जब मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एंड में होगा, उसके बाद मैं सीधे चला जाऊंगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, उसी डेरिवेशन को आगे बढ़ा के, ठीक है? तो ग्राफ वाला डेरिवेशन मैं अभी नहीं करा रहा, और ये अपन को भी आता नहीं है, तो डेरिवेशन में अभी नहीं करवा रहा। ओके बेटा, हम लोगों को न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन सीधे सीधे याद होनी चाहिए। क्या क्या इक्वेशन है? सबसे पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरी है s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
जिसमें v, u, a, t और s इन सबके कुछ मीनिंग्स हैं। s का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। t का मतलब क्या है? टाइम। a का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। u का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, है ना? यस इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैं इसे लिखना पसंद करता हूं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है। और v का मतलब लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? फाइनल कब होता है? दुनिया खत्म होगी तब। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? उस टाइम इंटरवल के एंड पे। तो इसलिए क्या बोलना बेटर लगता है? वेलोसिटी एट टाइम t। अब t की जो वैल्यू डाल दो उस टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना? यस तो इनिशियल वेलोसिटी भी इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि इनिशियल का मतलब क्या है? जब घड़ी ऑन करी उसी को तो इनिशियल कहोगे। स्टॉपवॉच जब ऑन करोगे उसी को ना इनिशियल कहोगे। तो टाइम कभी नेगेटिव भी हो सकता है। उससे पहले तो मेजर ही नहीं किया, तो नेगेटिव कैसे होगा? जो मेजर करते हैं वही पढ़ते हैं। ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री क्लास में समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा समझ में? जो मेजर करते हैं वही पढ़ते हैं। मेजर करने का कुछ भी उठ पटांग आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। जो मेजर करेंगे वही पढ़ेंगे। समझ में आई बात? यस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे होंगे ना अनिल सर? सर आपको का दिमागी सर कैसे क्वांटम मैकेनिक्स सर बोलते हैं कि ये जो दिखता है वही सर जो दिखता है वही हम करते हैं। हाँ, जो दिखता है वही पढ़ते हैं, सीधी रियलिटी बात। समझ से खत्म ही हो गए। हाँ, जो दिखता है वही पढ़ते हैं, सीधी बात है। पूरी की पूरी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी चीज पे बेस्ड है। जो दिख रहा है वो पढ़ो, जो नहीं दिख रहा है फालतू बकवास मत करो उसके बारे में। अपने हिसाब से अंदाजा मत लगाओ कि दुनिया ऐसे काम करती होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब ये कलर दिख नहीं रहा ना? सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली accelerated motion, solving problems based on uniformly accelerated motion। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो मैंने पिछले साल भी ये चीज़ सिखाई है, 9th क्लास में भी चीज़ सिखाई है, बट फिर भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग भूल गए होंगे। जो जिन्होंने पहले पढ़ा वो लोग भूल गए होंगे, जिन्होंने पहले मेरे से नहीं पढ़ा उनको तो पढ़ना ही है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो है ना, दीज आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो ये वैलिड ही नहीं है। इसलिए टॉपिक का नाम ही क्या है? मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके अंदर आता है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आई बात? आया ना? अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो गया तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे हम लोग। उसमें बात करनी होगी तो न्यूटन्स इक्वेशन के बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, फिर कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है। तो सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसे सॉल्व करते हैं? सीधी सी बात है। स्टेप 1, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। ड्रॉ नीट एंड simplified diagram with
डेटा, जो भी डेटा गिवन है उसके साथ में डायग्राम बनाइए, एकदम नीट एंड सिंपल, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए लेकिन सिंपल होना चाहिए, और उसमें डेटा लिख दो। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कार बनानी है ना तो ये रही कार, खत्म। बहुत ज्यादा लिखने की इच्छा करने की इच्छा तो ये अब तो पक्के से कार है, ठीक है। इसको वेलोसिटी दे दी गई है तो ये बना दी वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है उसको यहाँ लिख दिया, लेट से 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ लिख दिया। ये आगे जाता है, लेट से 50 मीटर आगे जाता है तो 50 मीटर लिख दिया। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पूछी गई है लेट से, तो ये रही वेलोसिटी, ये पूछी गई है, ऐसे बना दिया। ये हो गया नीट एंड सिंपल डायग्राम। मिनिमम चीजें लिखी हैं, सिंपल है और साफ सुथरा है, डेटा के साथ, है ना। Yes, sir. समझ में आई बात। ये एक एग्जाम्पल था, ये समझाने के लिए है, आप भी चाहो तो लिख लो इसको, बना लो इसको, नहीं तो जरूरत नहीं है इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, असाइन अ साइन कन्वेंशन। एक साइन कन्वेंशन चूज करो कि किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या होगा? राइट ऑल द गिवन डेटा अगेन with sign at one place, ठीक है। जो भी डेटा गिवन है, जो भी पूछा गया है, सबको एक साथ एक जगह लिख लो। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या होगा? Select the appropriate form. Select the appropriate इक्वेशन। कई बार एक से ज्यादा भी चूज करनी पड़ जाती, ठीक है। Yes, sir. स्टेप 5, सॉल्व द इक्वेशंस टू फाइंड द आंसर। समझ में आई बात, हाँ या ना? ये बिल्कुल बेसिक सी स्टेप्स है, कुछ खास है इसमें? कॉपी कर लो। फिर मैं ये वाला जो पार्ट है ये समझाऊंगा कि आखिरकार कैसे इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है इसमें? Equation select. 1 and 2 Fine. सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 और 2। डायग्राम बनाओ, साइन कन्वेंशन असाइन करो। सर उसके बाद आगे हाँ, Yes, sir. हो गया। अब कैसे सिलेक्ट करते हैं इक्वेशन? तो देखो भैया, आपके पास कुल मिला के इक्वेशन है 3। कौन कौन सी? नींद में भी याद होनी चाहिए इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को देखोगे तो कुल मिला के टर्म्स कितनी है? 5 ही। कौन कौन सी? v, u, a, t
अंडर, सिर्फ 5 ही वेरिएबल्स जिनको ये इक्वेशंस आपस में रिलेट करते हैं। और आपको ये इक्वेशन जब पहली बार सॉल्व किया होगा तो डिफिकल्ट तो लगा ही होगा क्लास 9th में, उससे पहले जो भी करते थे उसके मुकाबले, हाँ या ना? क्यों डिफिकल्ट लगा था? क्योंकि पहली बार कुछ क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशन है ना। समझ में आई बात? पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी कुछ क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशन थी, इसलिए आपको बड़ा कंफ्यूजन होता था कि कब कौन सी इक्वेशन अप्लाई की जाए। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पहली इक्वेशन में क्या क्या है सर? v आता है, u आता है, a आता है और t आता है, s नहीं आता है ना। दूसरी इक्वेशन में सर s आता है, u आता है, a आता है और t आता है, v नहीं आता। तीसरी इक्वेशन में सर v आता है, u आता है, a आता है और s आता है, t नहीं आता है ना। यस सर। मतलब कि हर एक इक्वेशन में 4 चीजें हैं, एक चीज नहीं है, राइट। सो आपको जो गिवन डेटा होगा जनरली, जो इजी क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा, गिवन डेटा होंगे जनरली 3 और आस्क्ड होगा 1। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसे तो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं इक्वेशंस पे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको इन इक्वेशंस पे आप चाहो तो 200 क्वेश्चन कर लो, फिर भी हो सकता है 201वां क्वेश्चन नया आ जाए, ठीक है। तो गिवन डेटा 3 है, आस्क्ड है 1, ये 4 हो गए ना। जिस इक्वेशन में ये चारों आए उसको चूज करो। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपको v गिवन है, u पूछा गया है, s गिवन है, a गिवन है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? एस इक्वल टू यू। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आई बात? यस यस सर। सर। है ना। कभी अगर आपको ये दे रखा हो और टाइम बताना है, u गिवन है, a गिवन है, s भी गिवन है, टाइम बताना है, कौन सी यूज करोगे? सेकंड वाला, है ना। यस कभी ऐसा हो जाए कि v गिवन है, t गिवन है, s पूछा गया है, u गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? सर पहले ए निकाल। इसमें नो डायरेक्ट मेथड है ना, यस क्योंकि एक चीज और नोट करिए इन इक्वेशंस के बारे में कि आपका u और a सब में है ना। अब यहां देखिए u दिया हुआ है, a के बारे में बात ही नहीं करी ना, तो a गिवन है ना, पूछा ना दिया गया है, यस इसलिए किसी भी इक्वेशन में फिट नहीं बैठेगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आप अपने मन से बोलोगे कि a निकाल लो, तो क्या होगा v t u और a, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाने से a निकल जाएगा, यस सर। फिर ऐसे उसको s निकाल लो, किसी फॉर्मूले से, सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन से s निकाल लो। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने मन से जो चीज नहीं, जिसका इक्वेशन में मतलब नहीं है, क्वेश्चन में मतलब नहीं है, उसको निकालने का दोबारा से उसको उस वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। ओके बेटा। यस सर हम लोग दो दे देंगे उससे नहीं, कम से कम 3 चाहिए, या किसी और तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से थर्ड चाहिए। डायरेक्ट तरीके से नहीं मिले तो इनडायरेक्ट तरीके से थर्ड चाहिए। जैसे मतलब बोल देता है कि इसको ऐसे दिखा के अबे 2 रेशियो निकालने के लिए बोला गया जिसमें कुछ कैंसिल हो गया, वो एक अलग चीज, ठीक है। समझ में आई बात? और इसमें क्या है, जबरदस्ती एक चीज निकालने के लिए 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी ना,
है ना। इसलिए हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्री इक्वेशन है, 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन। आप चाहो तो इसको प्रवीण इक्वेशन ऑफ मोशन लिख। यस सर, पहला मेंशन करता है। ठीक है, प्रवीण इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? ऐसा नहीं कि मेरी बनाई हुई है, बहुत लोग यूज करते हैं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। एक तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम। आपको दिख रहा होगा सर ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गई, है ना, बट इट इज ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एवरेज वेलोसिटी टू टाइम से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब इसमें देखिए u है, v है, s है, t है, क्या नहीं है? तो a नहीं है। तो बिना a की इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो एक ही क्वेश्चन हो गया। दूसरी क्या है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी एक और इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, क्या आया? यू टी प्लस वी टी 2s, है ना। सेकंड इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ के देखिए, फिर से ही बन जाएगा। बन रहा है? यस सेकंड इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़िए, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, देख लीजिए। इसमें क्या है, u नहीं है, बिना u के इक्वेशन बन गई, है ना। यस लेकिन इनका इस्तेमाल कम से कम करें, स्कूल में तो ना ही करें। ठीक है, यस कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। तो आगे चर्चा है हमारी किसके बारे में, और लिख लो यार, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। ये इक्वेशन जनरली मुझसे छूट जाती है, पता नहीं क्यों बार बार। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसलिए इसको मैं पहले ही करवा दे रहा हूँ, ताकि जब क्वेश्चन आए इस पे तो आपको पहले से मालूम हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, nवें सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे सेकंड के बारे में, तीसरे सेकंड के बारे में, चौथे सेकंड के बारे में। अभी तो क्या बात कर रहे थे? डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। समझ में आई बात? यस सर। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अंतर है। यस क्या अंतर है? समझिए बात, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड का मतलब क्या होगा? चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, मतलब 4 सेकंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें से 3 सेकंड के वो डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब ना मिलेगा। अगर Yes. अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो बता दो। चलो, बैलेंस है ये आपके अकाउंट का, 0th डे मतलब जिस दिन अकाउंट खुलवाया उस दिन आपके अकाउंट में पैसे लेट से 200 रुपये। ठीक है, एक दिन के बाद आपने देखा कि आपके अकाउंट में आ चुके हैं 250, आपके अकाउंट में हो चुके हैं टोटल 250 रुपीज़। 2 दिन के बाद आपने देखा 350 हो गए हैं। 3 दिन के बाद आपने देखा आपके अकाउंट में पैसे हैं 500, और 4 दिन के बाद आपने देखा आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं? तो सर 700 रुपीज़। ठीक है, लेट्स से ऐसा। तो आपका जो मनी गेन है, गेन्ड मनी है या अर्नड मनी है, वो कितना होगा? 0 डे में तो आपने 200 रुपये तो आपने इनिशियली डाले थे अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उसमें तो कुछ नहीं है ना। एक दिन में गेन, अच्छा ऐसे नहीं,
गेन टिल डेट, अभी तक का टोटल गेन कितना है बताइए। एक दिन के बाद कितना हो गया 50 रुपीज, 2 दिन के बाद 150, है ना, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, समझ में आ रही बात। तो देखो बैलेंस क्या है, पोजीशन है ना, गेन क्या है, चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना। अब मैं लिख रहा हूं गेन ऑन दिस डे, मतलब इस दिन कितना गेन हुआ है। तो बताइए पहले दिन कितना गेन हुआ, 50 का हुआ। दूसरे दिन कितना गेन हुआ, हाँ 100 का हुआ। तीसरे दिन कितना गेन हुआ, 150। चौथे दिन कितना गेन हुआ। क्या आप यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से निकाल सकते थे। यहाँ पे पहले दिन कितना गेन हुआ, यहाँ पे तो 0 था। पहले दिन कितना गेन हुआ, 50 माइनस 0 50, दूसरे दिन 150 माइनस 50 100, तीसरे दिन 300 माइनस 150 150, चौथे दिन 500 माइनस 300 200। आया ना। तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ में आई बात। ऐसे देख लो, यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया, 3 दिन में t = 3 सेकंड में यहां पहुंचा और t = 4 सेकंड में यहां पहुंचा। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। हाँ या ना। तो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन -1 सेकंड। हाँ या ना। समझ में आई बात। ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकालने का, ठीक है। नाउ इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड कितना हो जाएगा, un प्लस हाफ a n स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड कितना हो जाएगा, un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। ये आपका nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, बट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए इन दोनों का यूज किया है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा, ये वाला वैलिड होगा, है ना। कॉपी कर ले फटाफट। अच्छा देखो, अगली 2 क्लास में मैं कैलकुलस लूंगा, ठीक है। मतलब मैंने बोला था ना जरूरत पड़ सकती है, तो क्योंकि अब लग रहा है कि जरूरत पड़ने वाली है। हाँ अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अगली 2 क्लास में कैलकुलस ले लूंगा तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस फ्राइडे को भी कैलकुलस ही होगा, थर्सडे को होती है ना क्लास की, वेडनेसडे को होती है। थर्सडे को तो कैलकुलस होता ही है, फ्राइडे को भी कैलकुलस होगा इस बार, ठीक है। ठीक है बेटा, कॉपी हो गया, पक्का। यस सर। ठीक, ये सब तो कॉपी नहीं कर रहे ना। नो सर। ठीक, ये कॉपी नहीं करना है, कर लिए, ठीक है, कर लिए तो कर लिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड हो गया, अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करें। आकार, क्या हो रहा है,
a car starts from rest and moves with acceleration 4 meter per second square. Find its displacement in 5 seconds. सर 100 मीटर। देखते हैं स्टेप्स क्या थे, डायग्राम बनाओ। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बोला है कि 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो, सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ना। राइट, अब कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 9th के बच्चे भी इसको हवा में उड़ाते हैं। बोलेंगे इनिशियली रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अच्छा, इससे पहले साइन कन्वेंशन असाइन कर लेते हैं, आगे की तरफ प्लस है, पीछे की तरफ माइनस। एक्सेलरेशन कितना है, +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 5 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है ये मुझे बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। दिस मीन्स एस इज इक्वल टू 4 इंटू 5, सर यू तो 0 है ना, चलिए तो 0 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स आंसर। ठीक है, यस इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्या पूछेंगे, पूछ सकते हैं क्या? नो सर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड अलग होता है। हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, एस 5th इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 5 10 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 18 मीटर्स। समझ में आई बात? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें। यस सर Displacement of a car in 5th second is
26 meter and in 6th second is 60 meter, sorry 60 बोल दिया, 30 meters. Find the acceleration and initial velocity. आपसे चाहे तो पूछ सकता था फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स, है ना, क्योंकि अगर u पता है, a पता है, टाइम बता दिया 10 सेकंड, तो आप ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, s = 2t + ½ at स्क्वायर से, हाँ या ना, तो सीधे वो भी पूछ सकता था। सॉल्व करें इसे, क्या करेंगे, 5th सेकंड में 26 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, u + ½ a × 2n - 1। इसका मतलब हो गया 5th सेकंड में 26 मीटर, मतलब क्या हो गया, 26 = u + ½ a × 2 × 5 - 1 9, एंड अगले वाला 30 का करके क्या हो जाएगा, 30 = u + ½ a × 2 × 6 - 1 कितना हो गया, 11। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट किया, u कैंसिल हो जाएगा, a निकल जाएगा, क्या आया, 4 = 0 + ½ a × 2 मतलब a, दैट मीन्स एक्सेलरेशन = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों में से किसी भी सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, क्या हो जाएगा, 26 = u + 1/2 × 4 × 9, दैट मीन्स 26 = u + 18, दैट मीन्स u = 8 मीटर पर सेकंड। आंसर समझ में आया बात, हाँ या ना, बोलो। यस सर। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का, है ना बेटा। अब u पता है, a पता है, तो मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स, है ना, तो उससे आराम से हो जाएगा, यस या 5 सेकंड या 6 सेकंड, जो भी है, जो मर्जी पूछ सकता हूँ ना। दो चीजें पता है, मैं तीसरी इंफॉर्मेशन कोई भी दूंगा तो बाकी तो निकाल सकते, है या ना। कॉपी हो गया, ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा वो थ्रोट में लग रहा है कुछ इन्फेक्शन जैसा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में इस पे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास मतलब जब भी इसकी क्लास होगी, अभी तो थर्सडे और फ्राइडे हो जाएगा, नेक्स्ट वीक इस पे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे फिर से वो वाली क्लास हो जाएगी, तो अपना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगली 3 क्लासेस में, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल हम इसमें जो भी वेरिएबल एक्सेलरेशन वगैरह जो भी है सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। जो हम लोग का बताया हाई स्कूल में जो मॉड्यूल मैथमेटिकल टूल्स है उसी से का लगता है काफी। हाँ हाँ, उसी से सॉल्व करना वेक्टर।
ठीक है, उसी से वेक्टर ट्रिग्नोमेट्री जो कुछ भी दे रखा है उसी से सॉल्व करना है फिजिक्स का। मैं अभी जैसे ही मेरा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ था उसको भी वहां से सॉल्व कर लेना। ओके बेटा, चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू।